मारेंगे तो उसके लिए क्या आने वाले हैं, 10 से 100 रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। उसमें से कितने सही है कितने गलत हैं ये आपको निर्धारित करना रहता है। जब भी आप कोई भी सूचना किसी तक पहुंचा रहे हैं उस समय क्या करना है, उसके पहले आपको उसकी जांच करना है, ठीक है। उसके बाद में सूचना का क्या करना है, संचार करना है, लोगों तक साझा करना है। उसके बाद दूसरा बिंदु दिया है दूसरों की राय का सम्मान करना। दूसरों की राय का सम्मान करना एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है यहाँ पे, समय का संतुलित उपयोग करें। समय का यूज क्या होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है साइबर नैतिकता का पालन करें। साइबर नैतिकता, नैतिकता से क्या है, नैतिकता का अर्थ बताइए कोई भी। नैतिकता का अर्थ है जिसमें कि ईमानदार, सत्य, साहस और अहिंसा की भावना न रहे। बिल्कुल सही। तो ये सारे गुण जो आपको क्या कर रहे हैं, एक अच्छा मनुष्य बनाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। वही गुण क्या है, आपकी नैतिकता है। मनुष्य है हम सब, तो हम सबको समाज में रहना है, तो एक नैतिकता है, कुछ रूल्स ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं जिनका हम क्या करते हैं, पालन करते हैं। स्लाइड चेंज कीजिए। तो ये एक छोटा सा समरी देख लिए हम कि अब हम आगे क्या जानने वाले हैं। हमारा जो ये जो आज का क्लास होने वाला है उसकी मुख्य बिंदु क्या रहने वाली है और हम इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले अभी मैं यहाँ पे जो यूज कर रहा हूँ वो मेथड है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है। सबसे पहले यहाँ के जो स्लाइड्स हैं उनमें हम क्या देखेंगे कि हमारे सामने प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो यहाँ पे वर्तमान डिजिटल परिदृश्य, आंकड़ों की सच्चाई। वर्तमान डिजिटल परिदृश्य मतलब मैंने यहाँ पर बीएड बच्चे हैं, ठीक, बीएड वाले ही ना। तो हमारा जो एज ग्रुप है जिनको हमको पढ़ाना है वो कहाँ से कहाँ तक रहता है, 6 to 8 एज ग्रुप क्लास। तो इसी में एक ग्रुप आ जाता है टीनेजर वाला, वो भी हमारे अंतर्गत आते हैं। तो जब हम देखते हैं तो नॉर्मली जो टीनेजर्स हैं जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, किशोर, तो उनका इंटरनेट उपयोगकर्ता भारत में जो 12 से 17 वर्ष के किशोर हैं नियमित रूप से क्या कर रहे हैं, इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। और कोरोना के बाद तो इसका जान ही रहे हैं आप, इसमें वृद्धि आ रही है, घट नहीं रही। लगभग 80% जो किशोर हैं हमारे भारत में क्या कर रहे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए उनके पास क्या होनी चाहिए, साक्षरता होनी चाहिए। साक्षरता तो समझते हैं ना सभी, शिक्षित करना पड़ेगा उनको। डिजिटल साक्षरता क्यों महत्वपूर्ण है, वहां उसका उत्तर दिया हुआ है क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में सही निर्णय, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी तीनों साथ चाहिए। ऑनलाइन जो वर्ल्ड है जहां पे हम क्या करते हैं, इंटरेक्ट होते हैं वर्ल्ड के साथ, वहां पे क्या चाहिए आपको, सबसे पहले सही निर्णय लेने की कैपेसिटी चाहिए, राइट डिसीजन आप कर सके, डिसीजन मेकिंग जिसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ वहां पे संवेदनशीलता, और उसके बाद जिम्मेदारी। इन तीनों का क्या होना चाहिए, मिलजुल कर आपको सहायता चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको शिक्षित करना पड़ेगा। आपको मतलब जब आप किसी बच्चे को पढ़ाने जाएंगे तो उन बच्चों को भी आपको क्या करना पड़ेगा, डिजिटल रूप से साक्षर बनाना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा कि वो इन आयामों को समझ सके, इनकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है वो इन्हें समझ सके। उसके बाद आचरण का नया अर्थ, वह व्यवहार केवल आमने सामने नहीं बल्कि पोस्ट, टिप्पणी, साझा करने और प्रतिक्रिया देने में भी दिखता है। यहाँ अभी मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, संवाद करने का तरीका आपको दिख रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, जब मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ तो आप उसका उत्तर दे रहे हैं। ये इस माध्यम से क्या कर रहे हैं, आपके मन में मेरी एक छवि बन रही है जो आपको ये सोचने पर विवश कर रही होगी कि ये कैसा इंसान, ठीक है, इसकी बात करने की शैली समझ में आ रहा है, किस तरीके से सोचता होगा, इसके विचार करने का क्या तरीका है, इसकी भाषा शैली कैसी है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में या कॉन्शियस माइंड में चल ही रहा होगा, विचार आ ही रहा होगा, ठीक है। आप क्या कर रहे होंगे, अपने मन में मेरी एक पर्सनालिटी को क्या कर रहे होंगे, बना रहे होंगे।
होता है, सबके साथ होता है। जब हम किसी के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं तो सामने वाले का बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, हर एक तरीके से हम क्या करते हैं, उसकी पर्सनालिटी को अपने मन में क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। हम अपने मन से आकलन करते हैं कि इसकी पर्सनालिटी किस तरह की होगी। होता है कि नहीं होता है? तो ये है हमारा सामने का संवाद का तरीका। जब मैं आपके समक्ष उपलब्ध हूं तो आप देख रहे हैं। उसी तरीके से जब आप डिजिटल वर्ल्ड में मुझसे मिलेंगे, डिजिटल वर्ल्ड में इस एक ग्रुप के आप सभी दिख रहे हैं, हम सब सबसे ज्यादा फेमिलियर किसमें है, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। इंस्टाग्राम में हमारा संवाद करने का तरीका क्या है? या तो हम पोस्ट शेयर करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आप क्या करते हैं, रील शेयर करते हैं। अगर आगे अभी नेक्स्ट संडे को कौन सा डे आ रहा है, आप सबको याद होगा, फ्रेंडशिप डे आ रहा है ना, मित्रता दिवस बीत गया, आ रहा है ना। हाँ, तो उस समय क्या होगा, ऐसे में क्या होता है कि आप सबको मैसेज करेंगे। क्या एक एक व्यक्ति तो हम मैसेज नहीं करते हैं कि हैप्पी फ्रेंडशिप डे माय फ्रेंड। हम क्या करते हैं, जो हमारे सबसे घनिष्ठ होगा, जो हमारे सबसे करीब होगा, हम उसको क्या करेंगे, मैसेज करेंगे। और बाकी को क्या करेंगे, जो मैं करता हूँ, मैक्सिमम लोग करते हैं, क्या करेंगे, आप सभी एक एक रील सबको चिपका देंगे। सबके बाद हम क्या करेंगे, उस रील को फॉरवर्ड कर देंगे, जिसमें ही लिखेगा मेरा भाई तू ये मेरी जान है, इस तरह के गाने होंगे और उसमें लिखा होगा हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू माय डियर फ्रेंड माय बेस्ट फ्रेंड। तो ये क्या हुआ, एक संचार करने का माध्यम भी तो हुआ, जिसमें मैं क्या किया, व्यक्तिगत रूप से उससे बात नहीं किया, लेकिन क्या किया, अपना जो भी सूचना उन तक मुझे उस तक पहुंचाना था, उस तक क्या किया, साझा किया मैंने। उसी तरीके से मैं कुछ पोस्ट करता हूँगा, उनके माध्यम से हम क्या करते हैं, उनका एक पर्सनालिटी का चित्र अपने मन में बनाते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? इसी तरीके से क्या हो रहा है, आचरण का भी नया अर्थ हो गया। यहाँ पे जब मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ तो मेरे संवाद करने के लिए जो आयाम, जो चीज मेरे रेस्ट्रिक्शन है, वो मुझे यहाँ पता है। वैसे जब डिजिटल वर्ल्ड में मैं जाऊंगा तो डिजिटल वर्ल्ड में भी जो मैं अपने चीजें लोगों तक साझा कर रहा हूँ, उसमें भी क्या है, कुछ बातों का मुझे ध्यान देना होगा, जिसके द्वारा क्या हो, लोगों के मन में मेरी क्या हो, सकारात्मक छवि बने। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अवसर नहीं, वह एक सुसंस्कृत नागरिक बनने का मार्ग। डिजिटलाइजेशन से यहाँ उपस्थित कोई भी व्यक्ति विशेष छूटा नहीं। हर कोई किसी न किसी तरीके से डिजिटल वर्ल्ड का इस्तेमाल करता है। डिजिटल वर्ल्ड में मुख्यतः सोशल मीडिया का तो हर कोई इस्तेमाल करता है। तो अब ये क्या हो गया, हमारे आम जीवन का क्या हो गया, हिस्सा बन चुका है। तो हमारी पर्सनैलिटी में भी इसका प्रभाव पड़ता है। हम जैसे हैं वैसे वहां दिखते हैं, वहां से जो भी चीजें हमें मिलता है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, एक्चुअल वर्ल्ड में भी परफॉर्म करते हैं। हमारा जो भी जिस भी तरीके से हम प्रस्तुत होते हैं एक्चुअल वर्ल्ड में, वो भी क्या होता है, उसका एक हिस्सा होता है। जी, तो यहाँ पे क्या दिया है, मैक्सिमम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अकाउंट का क्रिएशन होता है, जो नया अकाउंट बनता है, ठीक है, उसमें किशोरों की भूमिका क्या है, सबसे ज्यादा है, क्योंकि नया अकाउंट उन्हीं का बनेगा। और सबसे ज्यादा जो प्लेटफॉर्म बन रहे हैं वो किस आयु के बन रहे हैं, जो हमारे हमारे जो टीचिंग के अंतर्गत आएंगे, जो स्टूडेंट हमारे अंतर्गत आने वाले हैं, जिन्हें हम टीच करने वाले हैं, वही बच्चे ऐसे हैं जिनके अकाउंट क्या होते हैं, सबसे ज्यादा क्रिएट होते हैं। या बोला जाए तो 6 to 8 के जो बच्चे हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, सोशल मीडिया की तरफ बढ़ने लगता है। वो अपना नया अकाउंट क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब वो अपना अकाउंट बना रहे हैं तो उन्हें उसकी सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों बताना हमारा कर्तव्य बनता है, ताकि क्या हो सके, जब वो उसका इस्तेमाल करें तो सकारात्मक प्रभाव डाल सके। स्क्रीन टाइम से तो हम सब अवगत हैं। स्क्रीन टाइम हम सब जानते हैं क्या होता है, जितना दूर हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल, लैपटॉप ये जो भी है उसका इस्तेमाल करते हैं, वही हमारा स्क्रीन टाइम दिखा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड क्या बता रहा है, शिक्षा के बदलते आयाम, सूचना से समझ की ओर। सबसे पहला इसमें दिया हुआ है गूगल बनाम शिक्षक, गूगल वर्सेस टीचर। आज अगर मैं आपको कोई भी क्वेरी देता हूं, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन देता हूं प्रैक्टिकल के लिए या फिर नॉर्मल लिखने के लिए भी, तो आप क्या करेंगे, अगर उसका उत्तर आपको नहीं आता है, सर्वप्रथम आप उसका सवाल का जवाब कहाँ खोजने जाएंगे, गूगल के पास जाएंगे। अब हमारे पास चैट जीपीटी आ गया है तो हम चैट जीपीटी पे जाते हैं। चैट जीपीटी भी क्या करता है, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म से गूगल के माध्यम से क्या करता है, और आपके लिए सिलेक्टिव मटेरियल प्रोवाइड करता है। उनसे बेस्ट सिलेक्टिव मटेरियल आपको क्या करता है, वो देता है। एआई का काम क्या है, जो हम करते थे, हम क्या करते हैं, गूगल पे जाते हैं, अपनी क्वेरी डालते हैं, अपना क्वेश्चन डालते हैं, और वो हमें क्या करता है, बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट प्रोवाइड करता है। हम उनमें से एक को चुनते थे। अब
हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब इस्तेमाल करते हैं, चैट जीपीटी हो गया, क्लाउड हो गया और भी बहुत सारे जो हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जो हम क्वेरी देते हैं तो वो अपने आप से सबसे बेस्ट रिजल्ट हमको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ये हो गया। तो गूगल बनाम शिक्षण का क्या हुआ, अब आपके पास अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान क्या कर सकते हैं, आप सीधे पूछ सकते हैं। तो फिर शिक्षण की क्या आवश्यकता है, बताइए। उसका यूज कैसे करना है, मिसयूज कैसे करना है, सबकी जानकारी शिक्षक से प्रोवाइड करना है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अब आप लोगों को समझ में आया शिक्षक का आवश्यकता क्यों है, शिक्षक की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। जब, क्योंकि शिक्षक का कार्य सिर्फ सूचना पहुंचाना नहीं है, सूचना साझा करना नहीं होता है, उन सूचनाओं के माध्यम से सही इस्तेमाल करना, उस सूचनाओं की नकारात्मकता, सब चीजों से क्या करना, एक बच्चे को अवगत कराना, ये शिक्षक का कार्य है। हमारा काम सिर्फ टीचिंग तक सीमित नहीं होता है, टीचिंग के बाद उनको मोरल वैल्यूज प्रोवाइड करना, उन्हें समाज के लिए एक बेहतर बच्चा बनाना, ये भी हमारा कर्तव्य में आता है। तो जब वहां पे दिया है गूगल बनाम शिक्षक, तो उसका सिंपल सा अर्थ यही है कि गूगल के पास जानकारी तो है, गूगल आपको इस दुनिया की कोई भी जानकारी जो आपको चाहिए वो आप तक ला सकती है, लेकिन उस जानकारी को ज्ञान में बदलने की शक्ति किसके पास होती है, एक शिक्षक के पास होती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है 40% अधिक भटकाव। 40% अधिक भटकाव से अर्थ क्या है, अब आप लोग भी जब टीचिंग करने जाएंगे, जब टीच करते होंगे, आप भी क्या करते हैं, डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे जहाँ तक हर स्कूल में अगर डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। क्लास को और इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं, वीडियोस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि क्या हो, बच्चे को वो चीज सहजता के साथ समझ में आ जाए। उसके लिए क्या हो, उस चीज को समझना आसान हो। तो इसी चीज में एनसीईआरटी का क्या कहना है कि जब हम डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं और क्या करते हैं, बच्चों को शिक्षित करते हैं, उसमें क्या हो गया, नॉर्मल जो पद्धति चली आती थी, जिसमें क्या होता था, शिक्षक जाते थे ब्लैक बोर्ड के माध्यम से क्या करते थे, बच्चों को शिक्षित करते थे, तो उनकी तुलना में 40% अधिक भटकाव होता है। मतलब लोगों का जो अटेंशन होता है क्लास में, उसका कम होने के चांसेस क्या है, बढ़ जाते हैं। आपको क्या होता है, इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। 40% अधिक विक्षेप। डिजिटल कक्षाओं में ध्यान भटकने वाले तत्व पारंपरिक कक्षाओं की तुलना में 40% अधिक है। वही चीज दिखा है यहाँ पे भी सेम पॉइंट। अब जब हम डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, डिजिटलाइजेशन का यूज करते हैं अपने टीचिंग मेथड्स में, तो क्या होता है, जो चाइल्ड सामने बैठ के उसे पढ़ रहा है, 40% ज्यादा चांसेस हैं कि वो क्या हो, उसका ध्यान भटक जाए, ठीक है, कंसंट्रेट ना कर। नैतिक मार्गदर्शक। शिक्षक अब केवल सूचना प्रदाता नहीं बल्कि छात्रों की नैतिक दिशा निर्देशक भी है। जैसे भैया ने बताया कि क्या है, शिक्षक का कार्य क्या है, सिर्फ सूचना प्रदान करना नहीं है, सूचनाओं का सही और गलत इस्तेमाल कैसे होता है वो बताना भी है और उन्हें सही दिशा देना। नेक्स्ट स्लाइड। सत्य और डिजिटल ईमानदारी। डिजिटल दुनिया में सच, जांच और मौलिकता ही भरोसे की नींव है। इसमें सबसे पहले क्या आता है, फेक न्यूज। फेक न्यूज से हम सब अवगत हैं, हम सब जानते हैं कि फेक न्यूज क्या होता है। उसका कोई सिंपल सा डेफिनेशन बता दीजिए कि आपके लिए फेक न्यूज क्या है। और कोई फेक न्यूज, ऐसी जानकारी जो गलत है वो सच बताया जा रहा है। बिल्कुल सही। व्यक्ति विशेष द्वारा या समूह के द्वारा क्या किया जाता है, संचार कराया जाता है उनके स्वयं के फायदे से, ठीक है। किसी व्यक्ति विशेष का किसी सूचना से क्या हो रहा हो, फायदा हो रहा हो, तो वो क्या करेगा, उस फेक न्यूज को क्या करेगा, लोगों तक पहुंचा देगा, जिसका वास्तविकता से कोई भी नाता नहीं। फेक न्यूज से हम लोग आए दिन रूबरू होते रहते हैं। आप लोग भी कई सारे फेक न्यूज देखते रहते होंगे, न्यूज आते रहते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं तो हर पेज क्या करता है, कोई ना कोई उसको अपने पेज में अट्रैक्टिव वे में प्रेजेंट करने का कोशिश करता है ताकि क्या हो, उसके फॉलोअर्स बढ़ सके। तो उसमें कई बार क्या करते हैं, वो फेक न्यूज का भी सहारा लेते हैं, जिसमें क्या करते हैं, मनगढ़ंत कहानी को डेवलप करते हैं, उस कहानी को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि देखने में हमें क्या लगता है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, हमारा ध्यान उसकी तरफ क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, केंद्रित हो जाता है, और हम ये भूल जाते हैं देखना कि वो सही भी था कि नहीं था। और हम क्या करते हैं, जैसे हम मान लो कोई एक ऐसी न्यूज है, जैसे बीच में घटना हुई थी, आप लोग को याद होगा, जबलपुर में वो जो बोट पलट गया था कुछ समय पहले, डैम में, बरगी डैम में,
तो एक माँ और एक बच्चे का फोटो बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, याद है ना, देखे होंगे आप सभी। उसके बाद उसमें वहां पे बताया गया था, फिर वहां क्या था, जबलपुर की गवर्नमेंट एक फोटो रिलीज की थी जिसमें उसने क्या कहा था कि जो इमेज सबसे ज्यादा फॉरवर्ड हुआ था वो क्या था, एक्चुअल में फेक इमेज था। एआई के इस्तेमाल करके क्या किया गया था, उस इमेज को क्रिएट किया गया था। जो एक्चुअल इमेज था वो क्या था, डिफरेंट था। आया समझ में कि नहीं आया? उसमें क्या था, एक बच्चे और माँ का रिलेशन था, उनको पता चला कहीं से, उन्होंने क्या किया, एआई के माध्यम से उस इमेज को क्रिएट किया। लोगों को क्या की, वो जो सूचना थी लोगों को हार्ट हिट की, मतलब उनको दिल तक छू गई, और उन्होंने क्या किया, उसे ही सच मान लिया। उसी इमेज के साथ उन्होंने क्या की, करुणा जता दी और लोगों तक उस इमेज को साझा कर दिया। बाद में गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, तो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है जबलपुर की, उन्होंने कहा कि ये जो इमेज सबसे ज्यादा संचार की जा रही है इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, वो क्या है, फेक। एक्चुअली में वो थी ही नहीं। जो एक्चुअली में थी, बाद में उन्होंने क्या किया था, खुद ही उसको अपने पोर्टल में डाला। आप उसको चेक किए थे, आपको पता चला था कि नहीं चला था? नहीं पता चला था ना, ऐसा हुआ था। ऐसे हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में रोज हमें कोई ना कोई ऐसी सूचनाएं देखने को मिल जाती हैं, जिसमें से कुछ क्या है बिल्कुल सच होती है, तो कुछ क्या होती है जिनका वास्तविकता से कोई भी नाता नहीं होता, मतलब बिल्कुल ही फेक। ऐसे समय में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। अकाउंटेबिलिटी वर्ड सुने होंगे ना, किसी भी चीज की क्या लेना, जिम्मेदारी लेना, जवाबदेही लेना। ये देख लिया आप अकाउंटेबिलिटी में क्या हुआ, न्यूज़ पेपर वाला देखिए ना आपको अकाउंटेबिलिटी। तो जब हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं और हम तक कोई भी न्यूज लोगों के द्वारा साझा की जाती है, तो यदि आप तक कोई न्यूज पहुंचे और आप उसे क्या कर रहे हैं, आगे भेजने वाले हैं, अपने दोस्तों तक क्या करने वाले, उसे फैलाने वाले हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसके सोर्स के बारे में देखना चाहिए, क्या वो सही सोर्स है कि नहीं। ठीक है, हम कई बार क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे जो डिफरेंट पेजेस हैं, जो डिफरेंट अकाउंट्स हैं, उन्हीं को क्या मान लेते हैं, रिलायबल सोर्स मान लेते हैं। कई बार यही होता है ना, क्योंकि हम तक मैक्सिमम न्यूज क्या होता है, इंस्टाग्राम या किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहुंचता है, तो हम उन्हीं को क्या कर लेते हैं, एक्चुअल सोर्स मान लेते हैं, पर वो एक्चुअल सोर्स नहीं होते। वो क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए ऐसी न्यूज़ों को क्या करते हैं, खुद ही से निर्माण करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ऐसे में आपका मुख्य मुख्य कार्य क्या होता है, जब जब जैसे ही आप तक कोई भी न्यूज़ पहुंचे जिसमें क्या लगे आपको थोड़ा सा ह्यूमन इमोशन जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा क्या हो, आपको ज्यादा करुणा आने लगे, इस टाइप की अगर फीलिंग आ रही है कि हाँ आप उससे ज्यादा अटैच हो रहे हैं उस न्यूज़ के साथ, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, उस न्यूज़ का फैक्ट चेक करना चाहिए। ठीक है, डाटा फैक्ट चेक करना जानते ही होंगे, मतलब क्या करना है, वेरीफाई करना है। जो रिलायबल सोर्सेस हैं, जो मेन न्यूज़ चैनल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहले आपको क्या करना चाहिए, उसे वेरीफाई करना चाहिए। अगर वेरीफाई करने में आपको वो सच दिखे तो बिल्कुल आप उसे लोगों तक साझा करें, और अगर वो गलत है तो उसका रोकने से खुद भी बचें और जिसके माध्यम से आप तक पहुंचा है उसे भी इसकी सूचना दें कि भाई तूने जो भी न्यूज़ पहुंचाया था या आपके द्वारा जो भी न्यूज़ हम तक आया है वो क्या है, फेक। क्या है, फेक न्यूज़ एक महामारी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, फेक न्यूज़ की वजह से बड़े बड़े दंगे भी हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फेक न्यूज़ को फैलने से भी रोकना है, तथा अपने स्तर पर क्या करना है, उस न्यूज़ की, उस समाचार की क्या करना है, जांच करनी है। आगे समझ में? उसके बगल में जो विंडो दिया है वही है कि वेरीफाई करें, फिर क्या करें, उसे शेयर करें। नेक्स्ट, पैल्गियरिज्म, इस वर्ड का मीनिंग जानते हैं आप लोग? पारदर्शिता, ऑनलाइन पहचान में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा ही असली डिजिटल चरित्र है। पारदर्शिता मतलब तो समझते ही हैं, ट्रांसपेरेंसी, मतलब जैसे हम हैं वैसे ही लोगों तक दिख रहे हैं। ठीक है, हम उसमें क्या कर रहे हैं, लेयरिंग नहीं कर रहे, आर्टिफिशियल लेयरिंग नहीं कर रहे हैं, हम जैसे हैं वैसे क्या कर रहे हैं, लोगों के समक्ष जा रहे हैं। आया समझ में कि नहीं आया? तो डिजिटल अकाउंट जब हम क्रिएट करते हैं या डिजिटल वर्ल्ड में जब अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, तो वहां पे भी हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम जैसे रियल वर्ल्ड में है उसी तरीके से क्या कर सके, हम खुद को वहां पे भी क्या करें, इंट्रोड्यूस करें। हमारे अकाउंट में जो भी चीजें हमारे द्वारा साझा की जा रही है, लोगों तक पहुंचाई जा रही है, वो वही रहे जो हम क्या करते हैं, एक्चुअल वर्ल्ड में भी क्या करते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है, व्यक्ति विशेष ये सोचता है कि ये डिजिटल वर्ल्ड है, यहाँ सामने वाला मुझे जानता नहीं है, तो उसके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर लेता है, या बुलिंग तो जानते ही हैं आप लोग, हमारे साथ तो बहुत कम होता है लेकिन छोटे बच्चों को इसका आइडेंटिटी
शिकार होना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्या होते हैं, ट्रॉमा में चले जाते हैं, फिर गलत कदम भी उठा लेते हैं। ऐसी कई सारी गतिविधियां हैं जो क्या करती हैं, आए दिन सामने आती हैं। तो यहाँ पे लोगों को ट्रांसपेरेंसी का अर्थ समझाना और उसके लिए उन्हें प्रेरित करना, ये क्या होता है, हमारा कर्तव्य बनता है। अहिंसा, अहिंसा मतलब क्या होता है? अहिंसा मतलब ना बोल, हिंसा मतलब मार मार करना, अहिंसा मतलब नहीं करना, नॉन वायलेंस मूवमेंट। महात्मा गांधी जी को तो जान रहे हैं ना आप लोग। तो साइबर बुलिंग बता दिया आपको। एक तो क्या होता है, एक्चुअल वर्ल्ड में जब क्या होते हैं, बच्चे आपस में मिलते हैं तो किसी का क्या करते हैं, बुली करते हैं। मतलब नॉर्मली क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से चाइल्ड होते हैं, ठीक है, जिनका काम क्या होता है, अपने से कमजोर को खोजना, उसकी कमजोरी पकड़ना और फिर क्या करना, बार बार उसकी कमजोरी पर वार करते रहना। आप लोग में से कोई इसका शिकार रहा है कभी? रहे ना। मैं तो साइबर बुलिंग के विरुद्ध, अब साइबर बुलिंग का तो शिकार नहीं हो पाया था क्योंकि हमारे टाइम तक ये उतना ज्यादा चलन में नहीं आया था। लेकिन आज के समय में बच्चे क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चों जो जिनसे आप डील करेंगे, जब आप छोटे बच्चों से अगर इंटरेक्ट भी करते होंगे तो आप कई बार देखेंगे कि क्या होते हैं, एक्चुअल वर्ल्ड में वो फ्रेंड बनाने में उतने अच्छे नहीं होते। एक्चुअल वर्ल्ड में मतलब जहां भी हम हैं आपके सामने, ऐसी दुनिया में क्या कर रहे हैं, लोग अपने मित्र बनाने में क्या होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। ठीक है, बात आसानी से नहीं कर पाते, तो उनका झुकाव कहाँ होते जा रहा है, ऑनलाइन वर्ल्ड के ऊपर ज्यादा होते जा रहा है। अब इसका मतलब क्या है समझाओ। दो तरीके के लोग होते हैं, एक क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट, और एक क्या होते हैं, जानते हैं ना ये दो वर्ड का मतलब। इंट्रोवर्ट मतलब जी, और एक्सट्रोवर्ट मतलब जो खुल के प्रदर्शन करने में विश्वास रखते हैं, उन्हें इस चीज का कोई भी डर नहीं होता। जैसे आपके मन में जो आ रहा है आप खुलकर बता दे रहे हैं। ऐसे कई बच्चे यहाँ पे हैं जिनके मन में तो विचार आ रहा है लेकिन वो साझा करने से क्या है, डर रहे हैं। ये इंट्रोवर्ट की क्वालिटी होती है। तो जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ते जा रहा है ना, छोटे बच्चों में ये जो इंट्रोवर्ट नेचर है ना, वो भी क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। कैसे बढ़ते जा रहा है? आज की डेट में मैक्सिमम बच्चों के पास क्या होता है, अपना फोन मिल जा रहा है, अवेलेबल हो जा रहा है। 6 तक पहुंचते पहुंचते, 8 तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जा रहा है, बच्चों तक अपना खुद का डिवाइस हो जाता है। डिवाइस के माध्यम से क्या करते हैं, वो नई न्यूज के कांटेक्ट में आएंगे, नया इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचेगा, नई नई चीजों से क्या होते हैं, ताल्लुक रखते हैं। फिर जब वो विद्यालय आते हैं तो अपने सर्कल में भी वैसे ही लोग पूछते हैं जो क्या हो, उन न्यूज के साथ साझा रखते हैं। मतलब वो क्या हो, एक तरीके से कहा जाए करंट न्यूज, करंट ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों में भी आज के डेट में ट्रेंड चल रहा है और बहुत तेज चल रहा है। अब हर बच्चे के पास ये संभव नहीं होता, ठीक है, हर बच्चे के पास अपना खुद का डिवाइस नहीं होता। जब स्कूल जब जाते हैं तो वहां पे तो डिफरेंट टाइप के बच्चे हैं, जैसे यहाँ पे हर एक बैकग्राउंड से आया वो बच्चा है कि नहीं। उसी तरीके से बहुत कम हो पाता है कि क्या हो, जो बच्चे डिजिटल वर्ल्ड में तो एक्टिव हैं लेकिन नॉर्मल वर्ल्ड में क्या है, एक्टिव नहीं। मतलब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको आज का करंट ट्रेंड नहीं पता होता। तो जब सामने वाला जाके कोई भी चीज चल रहा हो तो क्या करने लगते हैं, वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, मान लीजिए 4 लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं, जिनमें से 3 को किसी चीज के बारे में जानकारी थी, कोई भी ऑनलाइन ट्रेंड चल रहा था बच्चों के बीच में, उसके बारे में जानकारी थी। जैसे एक के बीच में लबुबू डॉल बहुत ज्यादा फेमस हुआ, सुने होंगे, लड़कियां ज्यादा से जाती हैं। एक छोटा सा डॉल था, ठीक है, डीमन डॉल है। डीमन मतलब समझते हैं ना, शैतानी गुड़िया, ठीक है, छोटी सी है, क्यूट सी दिखती है, उसका बहुत ज्यादा ट्रेंड चलता है। जैसे आपको तो नहीं पता बहुत से लोगों को ना, तो आप उस ट्रेंड में हमारा हिस्सा ही नहीं है, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे इसके बारे में। इसी तरीके से क्या हुआ, बच्चों के बीच में बहुत ज्यादा ट्रेंड में था। मेरे को भी ये मेरे भतीजे से पता चला था जो कि 7th क्लास का, मैं उसके पास गया तो मैंने पूछा आपके पास लबुबू डॉल है? तो बोला ये क्या है, लड़कों को तो और शौक नहीं होता। फिर मैं उसके बारे में सर्च किया, लेकिन तब मेरे को पता चला कि लबुबू डॉल क्या होती है। लोग बच्चों के बीच में उसका अलग से चलन चला था। लबुबू डॉल का ओरिजिनल लबुबू डॉल का कॉस्ट पता है किसी को? एक आइडिया लमसम। हर किसी के माता पिता तो इसके लिए सहमत नहीं होते हैं, होते हैं क्या? नहीं होते, मैक्सिमम के नहीं हुए थे। जब मैक्सिमम के नहीं होते हैं तो क्या होते हैं, धीरे धीरे उनका सर्कल क्या होते जाता है, डिफरेंट होते जाता है। मतलब उन बच्चों को हम क्या करते हैं, सर्कल से अलग करते जाते हैं।
ऐसा आप भी देखते होंगे, ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से इस चीज को समझा जा सकता है। तो अब क्या होता है, जब हम एक्चुअल वर्ल्ड में लोगों से दूर होते जाते हैं तो कम्युनिकेशन का तो एक रहता है ना, बच्चों के अंदर भी रहता है ये भावना, उनके मन में जल्दी ही उन लोग को क्या उत्पन्न होती है भावना कि लोग क्या है, हमसे बात नहीं कर रहे, ठीक है, हम दोस्त नहीं बना पा रहे, हमें कुछ कमी है। उसमें अगर किसी बच्चे के पास मोबाइल फोन है तो वो क्या करता है, सोशल मीडिया के कांटेक्ट में आता है और वहां क्या करता है, नॉर्मली दोस्तों को खोजना शुरू करता है, रिक्वेस्ट भेजना शुरू करता है और बातचीत करना शुरू करता है। ऐसे समझने के लिए ऐसी कई सारी एक्टिविटीज होंगी, कई सारे आपके भी इंट्रोवर्ट दोस्त होंगे जो क्या होगा, एक्चुअल वर्ल्ड में क्या होगा, आपसे उतने अच्छे से बातचीत नहीं कर पाते होंगे, लेकिन जब आप उनसे किसी सोशल मीडिया में या कोई प्लेटफॉर्म में चैटिंग कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति वही है क्या। हमारे कंडीशन में क्या होता था, हम एक्चुअल वर्ल्ड में बुली होते थे, जब हम क्या होते थे, अपने दोस्तों के साथ उनकी मानसिकता को मैच नहीं कर पाते थे या किसी चीज में उनके साथ सहमत नहीं होते थे तो वो क्या करते थे, हमारी कमजोरी पे बात करते थे, ठीक है, आपको बार बार चोट पहुंचाते थे। उसी तरीके से जब साइबर बुलिंग हो गया है तो अब फ्रेंड सर्कल क्या है, सिर्फ एक्चुअल वर्ल्ड तक सीमित नहीं है, छोटे छोटे बच्चों का भी क्या है, फ्रेंड ग्रुप बन चुका है, ठीक है, डैशिंग बॉय, द बॉय, ऐसे करके ग्रुप बना के रखे हैं सारे बच्चे, और उसमें क्या है, 4-4 5-5 बच्चे एक साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, कई बार अगर किसी के बारे में उन्हें पता है तो क्या करते हैं, उसकी कमजोरी को लेते हैं, वहां पे उसे लगातार ट्रोल करते रहते हैं, ठीक है, बार बार उस पर क्या करेंगे, चोट करेंगे, उसके ऊपर कोई मीम बार बार साझा करेंगे, सब कोई क्या कर लेंगे, किसी एक व्यक्ति विशेष पर टारगेट करेंगे और उसे क्या करना शुरू करेंगे, बुली करना शुरू करेंगे, ठीक है, उसे कमजोर फील कराना शुरू कर देंगे। तो अब जो बुलिंग है वो सिर्फ एक्चुअल वर्ल्ड तक सीमित नहीं है, डिजिटल वर्ल्ड में भी पहुंच चुका है। तो डिजिटल वर्ल्ड में जब आप छोटे बच्चों के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि डाटा जो है ये नेट के माध्यम से लिया गया है, तो इसमें ये लिखा है कि 3 में से 1 बच्चा क्या है, प्रभावित, मतलब 3 में से हर एक बच्चा किसी न किसी तरीके से क्या है, साइबर बुलिंग का शिकार हो रहा है। ट्रोलिंग, हरासमेंट और हेट स्पीच, ये सब क्या है, डिजिटल हिस्सा है जो वास्तविक नुकसान पहुंचाती है। एक एक्चुअल वर्ल्ड में क्या होता था, आपसे कोई बोला, अगर वो आपके साथ सहमत नहीं है और आपका विरोध करने लगेगा तो आप क्या करते थे, छोटे बच्चे लोग क्या करते हैं, नॉर्मली एक आध झापड़ मारे, साइन कर दिए, उसको बुला दिए, यही होता है ना। लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में पॉसिबल है नहीं, तो आप वो क्या करते हैं, उसका हरासमेंट शुरू करते हैं। हरासमेंट कैसे, उसकी कोई भी इमेज ले लिया, उसको क्या किए, एआई के माध्यम से कार्टूनिस्ट बना के फैलाने लगे, ठीक है, ताकि मस्ती मजाक हो सके, हरासमेंट करने लगे, जानबूझ के उससे क्या करने, हेट स्पीच, मतलब उसको कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो उससे जानबूझ के ऐसा फील कराएंगे कि तू दूर रहे, तो उसके बारे में नहीं जानता, ठीक है, जिससे उसके मन में क्या है, हीन भावना उपलब्ध, ठीक है, तो क्या हो, डरे, कमजोर फील करे। कहते हैं कि जब भी आप किसी भी नए व्यक्ति विशेष जिसे आप जान रहे हैं, उससे संवाद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको पता है कि उसके साथ कैसे इंटरेक्शन करना है, लेकिन जब भी हम किसी नए से मिलते हैं या कोई नया हमारा दोस्त बना रहता है और जब हम उससे बात कर रहे हैं और हमें कोई बात उसकी पसंद नहीं आती तो कई बार क्या करते हैं, हम उसे या तो अशब्द भाषा का इस्तेमाल कर देते हैं या तो हम उसे क्या करते हैं, हीन महसूस कराते हैं। तो हमें क्या करना है, जब हम एक्चुअल वर्ल्ड में भी किसी से मिलते हैं, आज के डेट में अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं आती है तो आप उसका सीधा विरोध तो नहीं करते हैं, आपका क्या है, उसका अपोज करने का तरीका बदल गया है ना। अगर मैं कुछ चीज बोल रहा हूँ आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप उनके यहाँ कुछ चिल्लाने तो नहीं लगेंगे, ऐसी करेंगे क्या, नहीं ना, उसका क्या है, रिएक्शन देने का तरीका अलग होता है। उसी तरीके से जब हम डिजिटल वर्ल्ड में जाते हैं, डिजिटल वर्ल्ड में भी हमको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जिस सामने वाले से हम संवाद कर रहे हैं वो भी क्या है, एक एक्चुअल इंसान है, उसकी भी फीलिंग्स है, तो उसकी फीलिंग्स की भी क्या करनी चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए, और ऐसा कुछ भी चीज लिख के नहीं भेजना चाहिए जिससे क्या हो, उसे मानसिक रूप से चोट पहुंचे। समझ पाए, डिजिटल मतलब डिजिटल बहुत ज्यादा फेमस चलता है, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आजकल इसका इस्तेमाल कर रहे हैं डिजिटल, लेकिन उसका इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, प्राइवेसी, समझ गए ना आप लोग, प्राइवेसी, हमें थोड़ा प्राइवेसी चाहिए, प्राइवेसी मेंटेन करना है, ठीक है। पेरेंट्स के साथ आए दिन ये वाला प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि आज के डेट में छोटे छोटे बच्चे भी क्या करने लगे हैं अपने माता पिता से कि हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए, इसलिए हमारा रूम अलग कर दीजिए, ठीक है, अभी आप हमसे दूर रहिए क्योंकि अभी हमें क्या है, थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए, निजता चाहिए। तो निजता सबका मूल्य अधिकार है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन लोगों को ध्यान रखना चाहिए, छोटे बच्चों के लिए निजता का अर्थ कहां तक सीमित होना चाहिए, ठीक है, हर किसी के लिए निजता का सेम अर्थ नहीं होता। छोटा बच्चा अगर हम उसे पूरी फुल प्राइवेसी दे देंगे तो वो क्या कर रहा है, उस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा, जिससे क्या हो सकता है,
क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे पहले हमारा जो अट्रैक्शन होता है वो किस तरफ जाता है, नेगेटिव साइड सबसे पहले जाता है। तो छोटे बच्चे हो या कोई भी हो तो उनका अट्रैक्शन सबसे ज्यादा क्या होता है, नेगेटिव साइड जाता है। तो हमें क्या है, जब पेरेंटिंग होती है, जब हम टीचिंग करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, बच्चों का किस तरीके का बिहेवियर है सब चीज को ऑब्जर्व करना पड़ता है। पेरेंट्स को भी यही करना पड़ता है। तो पेरेंट्स को भी इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी बच्चे को कितनी प्राइवेसी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो निजता का मूल्य एक मौलिक अधिकार है, जिसमें सबसे प्रथम क्या लिखा है, 70% किशोर 70% टीनेजर्स जो हैं सोशल मीडिया पर अपनी लोकेशन, स्कूल का नाम और निजी जानकारी साझा कर देते हैं बिना किसी खतरे का एहसास किए। नॉर्मली आप भी कोई भी ऐप यूज करते हैं, सबसे पहले उसमें क्या मांगा जाता है, आपसे परमिशन मांगा जाता है। क्योंकि हमको वो ऐप यूज करना रहता है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसे अलाउ कर देते हैं, सब कुछ को अलाउ कर देते हैं नॉर्मली। उसमें क्या रहता है, आपकी जो फोटो गैलरी है उसका परमिशन रहता है, आपके जितने कॉन्टैक्ट हैं उसका परमिशन रहता है, आपकी जब भी आप उस ऐप को यूज करेंगे तो आपका जो करंट लोकेशन है उसका परमिशन रहता है, ठीक है। ऐप यूज करने के बाद आप जो भी चीज मोबाइल डिवाइस में कर रहे हैं, कई बार उसका भी परमिशन हम क्या कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं जल्दी जल्दी। और अब तो लोग इतने साक्षर हो गए हैं कि जब कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं उसके बाद जब उनसे परमिशन मांगा जाता है आप इस चीज को अलाउ करेंगे कि डिसअलाउ करेंगे, तो हम क्या करते हैं, उसे एक बार रीड करते हैं, फिर हमारे आवश्यकता अनुसार हम क्या करते हैं, उसे अलाउ या डिसअलाउ करते हैं। लेकिन छोटे बच्चों में क्या होती है, इस चीज की कमी होती है। अगर उन तक उन्हें कुछ गेम के बारे में पता चला कि भाई ये बहुत ट्रेंडिंग गेम है, इसको खेलना है, तो क्या करेंगे, धीरे से गेम डाउनलोड करेंगे, जो जो परमिशन मांगता है वो सबको क्या कर देते हैं, वो अलाउ कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, ऐसी कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो लोगों तक नहीं पहुंचनी चाहिए वो भी क्या होती है, लोगों तक पहुंच जाती है। क्योंकि कई बार आप भी देखे होंगे तो माइक्रोफोन का परमिशन मांगता है, कैमरा का परमिशन मांगता है, उसमें कई बार कुछ ऐसे भी ऐप्स होते हैं जो उस माइक्रोफोन और कैमरा का परमिशन तो मांग लिए, लेकिन वो क्या है, उसमें लिखा रहता है कि आपका जो भी माइक्रोफोन है और जो कैमरा यूज होगा वो कब तक यूज होगा, जब तक आप क्या करेंगे, उस ऐप का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम क्या करें, आपकी प्रतिक्रिया को नोट कर सकें। लेकिन कुछ ऐसे भी पायरेटेड ऐप हैं जो क्या करते हैं, आपसे इस नाम से परमिशन तो ले लिए, लेकिन वो क्या करते हैं, कंटिन्यू आपकी जो बातें हैं उसे रिकॉर्ड करते रहते हैं, कंटिन्यू क्या करते हैं, उस कैमरा के थ्रू क्या करते हैं, आपकी मॉनिटरिंग करते रहते हैं। जिससे क्या होता है, बहुत सारे प्राइवेट चैट, बहुत सारे प्राइवेट मूवमेंट्स भी क्या कर लेते हैं, वो कैप्चर कर लेते हैं, जो कि क्या है, आपके लिए सही नहीं, ठीक है। डिजिटल फुटप्रिंट, डिजिटल फुटप्रिंट से क्या अर्थ है, इंटरनेट पर डाली गई जानकारी स्थायी होती है, इंटरनेट कुछ भी नहीं भूलता, एक गलत पोस्ट जीवन भर पीछा कर सकती है। इससे तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम जो भी चीज इंटरनेट पे साझा कर रहे हैं, छोटा सा कमेंट हो या छोटा सा वीडियो शेयर हो या कोई भी चीज हो, ठीक है, वो कभी भी इंटरनेट से क्या है, हटता नहीं। आपका सोशल अकाउंट है, उसमें आपको परमिशन दिया गया है कि क्या कर सकते हैं, आप उसे हटा सकते हैं, फिर जो मन चाहे उसे हटा भी सकते हैं, आर्काइव कर सकते हैं, कई सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जिसमें क्या होता है, आप कुछ भी चीज डाल दिए, ठीक है, कुछ भी कमेंट कर दिए, तो क्या होता है, हटता नहीं। मतलब वो क्या हुआ, एक पदचिन्ह की तरह बनते चला गया। जैसे जैसे हम रास्ते में चलते हैं, बालू वाले रास्ते में तो हमारे पांव का चिन्ह बनते जाता है, उसी तरीके से क्या हुआ, जब हम इंटरनेट का इस्तेमाल किए और जो भी चीज, जो भी गतिविधि करते हैं, वो सब क्या होता है, वहां रिकॉर्ड होते रहता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, हम कुछ गलत गतिविधियां भी कर दिए रहते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि हम उसे अपने लिए हटा दिए, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो वहां से हट गया। अगर कई बार आप कुछ चीज ब्राउज किए जो कि क्या है, गलत है, और हम अपने हिस्ट्री से उसे हटा दिए, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो क्या हुआ, एक्चुअल में हट गया। ऐसा नहीं है कि उसको उसके बारे में पता नहीं चलेगा कि वो आप भी थे कि नहीं, ठीक है, उतना कंट्रोल है। इसलिए इंटरनेट में जो भी चीज आप कर रहे हैं, ठीक है, गंभीरता के साथ करना है, जागरूक होकर करना है, और सही और गलत का निर्णय लेके करना है, ठीक है। कोई भी चीज, जो भी चीज हम इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, उसके लिए हमें क्या रहना है, जागरूक रहना है। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि आपके द्वारा उठाया गया हर एक कदम वहां क्या रखता है, मायने रखता है। कोई भी चीज वहां से क्या होने वाली है, डिलीट नहीं होने वाली है। अगर उसका आपसे ताल्लुक है तो घूम फिर के वो क्या होगा, आप तक वो कड़ी जुड़ी जाएगी, ठीक है। प्राइवेसी सेटिंग्स, प्राइवेसी सेटिंग्स का उचित ज्ञान छात्र छात्राओं के लिए एक अच्छा कवच है, इसे सीखना शिक्षक का अनिवार्य दायित्व है। प्राइवेसी सेटिंग्स जानते ही होंगे, अगर यहाँ पे कोई आईफोन यूजर है तो उनका सबसे पहला जो कंसर्न रहता है, जो पॉइंट्स बताते हैं, वो यही बताते हैं कि मोबाइल फोन क्या कर रहा है, हमको बाकी फोन की तुलना में ज्यादा प्राइवेसी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। क्योंकि फोन में भी ऐसे एल्गोरिथम्स हैं,
ऐसी सेटिंग्स है जिनके माध्यम से क्या होता है, इस तरीके की चीजें जो आपकी कंटिन्यू वीडियो मॉनिटरिंग हो रही है, जो कंटिन्यू आपकी क्या हो रही है, वॉइस मॉनिटरिंग हो रही है, इन सारी चीजों को क्या किया जा सकता है, रोका जाता है। प्राइवेसी मेन्यू में जब जाएंगे तो उसमें कई सारी चीजें दी रहती हैं, वो बताता है कि आप किस किस को परमिशन दे के रखे हैं। डिलीट करने के बाद भी आपकी जो वेबसाइट है, किन किन वेबसाइट में आपकी निजी जानकारियों को एक्सेस करने का परमिशन है। और अपरिग्रह डिजिटल संदर्भ में ये दो वर्ड तो आप सुने होंगे, अस्तेय और अपरिग्रह नहीं सुने, ना चुराना लिखा है वहां पे, देख रहे होंगे पहला में। अस्तेय मतलब क्या है, ना चुराना, और अपरिग्रह मतलब संग्रह न करना। ये क्या है, योगा क्लासेस होती हैं आपकी, योगा क्लास में इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। वहां पे 5 बिंदु आते हैं, उनमें से ये 2 मुख्य बिंदु हैं, अस्तेय और अपरिग्रह। बस उनका जो मीनिंग है वो एक्चुअल वर्ड में जो यहाँ पे है हमारे डिजिटलाइजेशन में, उसके बारे में हमें बस चर्चा करनी है। अस्तेय मतलब किसी की कोई भी तरीके की जानकारी को नहीं चुराना, ठीक है। किसी भी तरीके की जानकारी मतलब कोई भी वीडियो, कोई भी फोटो या किसी भी चीज को क्या करना है, हमें सेव करके नहीं रखना है उसकी बिना जानकारी के। उसे बिना जानकारी दिए कोई भी रैंडमली फोटो खींच के ले गए हम, और सामने वाले को पता ही नहीं है जिसकी हम फोटो खींचे, ठीक है। तो ये सब क्या है, चोरी में आती है, असामाजिक कृत्य में आता है, ठीक है। ये समाज का कृत्य नहीं है, सामाजिक व्यक्ति का ये नियम, मतलब सामाजिक व्यक्ति का ये कार्य नहीं हो सकता। करना किसी भी चीज का क्या करना, संग्रह नहीं करना। संग्रह मतलब किस चीज का संग्रह नहीं करना, 2 तरीके की चीजें होती है, एक होती है जरूरी और एक होती है जो जरूरी नहीं है आपके लिए। आपके लिए जो भी चीज जरूरी नहीं है उस चीज का क्या करना है, आपको संग्रह करके नहीं रखना। मोबाइल फोन में आपके आज भी कई सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिसका आपको कोई वैल्यू नहीं है, जैसे आप क्या होता है कई बार महीनों महीनों तक नहीं खोले, लेकिन क्या है, एक बार आपने उसे इंस्टॉल कर लिए हैं इसलिए वो आपके मोबाइल फोन में रखा हुआ है। क्योंकि वो ऐप रखा हुआ है तो उस ऐप को जो भी आपने परमिशन दिया था अपने फोन में रखने के लिए, तो परमिशन का वो ऐप क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, भले ही आप उस ऐप का इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसका मतलब, और अस्तेय का अर्थ तो समझ गए, कोई भी ऐसी जानकारी किसी भी व्यक्ति विशेष की उसके कंसर्न के बिना, ठीक है, वो उस चीज की जानकारी ना रखता हुआ ना रखे और उससे उस चीज को चुराना नहीं चाहिए। डिजिटल आचरण के 3 नियम, दूसरों की सामग्री को अनुमति के बिना ना लें, यही चीज अभी एक्सप्लेन किया। अनावश्यक संग्रह और डिजिटल बोझ से बचें, ठीक है। डिजिटल बोझ से बचना मतलब अनइवन डाटा जो है जिसका आपका इस्तेमाल नहीं है, ऐसे डाटा को आपको क्या अपने पास संचित करके नहीं रखना चाहिए, उन्हें डिलीट कर देना चाहिए। नॉर्मल लाइफ में भी हमें यही करना है कि हमारे साथ रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जिनमें से कुछ क्या है हमारे लिए मूल्य करती हैं, तो कुछ हमारे लिए अमूल्य है, जिनका हमारे लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, बस वो क्या कर रही है, हमारे ऊपर बोझ बन रही है, हमें क्या कर रही है, बर्डन दे रही है। कई सारी ऐसी क्या होती है हमारे साथ घटनाएं हो रहती हैं जो हमारे मन में क्या रहती है, घर कर रह जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसी घटनाएं जिसका हमारे चरित्र पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, जिसका हमारे जीवन में क्या है विशेष मूल्य नहीं है, ऐसी घटनाओं से हमें क्या करना चाहिए, भूल जाना चाहिए, उन्हें पीछे छोड़ देना चाहिए। अनावश्यक संग्रह और डिजिटल बोझ से बचें। और आखिरी पॉइंट है, हर उपकरण और ऐप का उपयोग उद्देश्य के साथ करें। जो भी उपकरण का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी ऐप को हम अपने फोन में इंस्टॉल कर रहे हैं, जो भी वेबसाइट हम यूज कर रहे हैं, जो भी चीज हम स्क्रॉल कर रहे हैं, जो भी डाटा हम देख रहे हैं, उसके पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। व्हाई, जो एक वर्ड होता है ना, क्यों, ये क्यों का आपके पास पहले जवाब होना चाहिए, फिर आपको क्या करना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। साइबर कानून आईटी अधिनियम 2000 और बीएनएस, बीएनएस का फुल फॉर्म, बीएनएस का फुल फॉर्म, बीएनएस स्टैंड फॉर व्हाट, ये हुआ है, ये रिजर्वेशन हुआ है, ये आपको पता है कि नहीं पता है? पहले भारतीय न्याय संहिता को क्या बोलते थे? अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा था, या और पहले से चला आ रहा था, आईपीसी बोलते थे, आईपीसी की धारा, आईपीसी का मतलब किसी को पता है? आईपीसी नहीं पता, बीएनएस पता है? पता है बीएनएस? बीएनएस पता है? अभी उसी को कन्वर्ट किया है कि भारतीय न्याय संहिता, जितने भी कानून बने हैं पहले आईपीसी के तहत होते थे, अब वो आते हैं बीएनएस के तहत, ठीक है। उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, उसकी जगह पे अब बीएनएस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता।
तो साइबर कानून आईटी अधिनियम 2000 में आईटी के कुछ अधिनियम बनाए गए थे। डिजिटल दुनिया में निंदा, अश्लील सामग्री, डीप फेक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से जुड़े अपराधों पर स्पष्ट कानूनी प्रावधान मौजूद है। डिजिटल वर्ल्ड है, प्राइवेसी कंसर्न रहता है, ठीक है। अश्लील सामग्री का हमारे समक्ष आने का भी कंसर्न रहता है। डीप फेक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से जुड़े अपराधों पर स्पष्ट कानूनी प्रावधान मौजूद है। इसमें देखते हैं सबसे पहले आईटी एक्ट 2000 धारा, कुछ इंपॉर्टेंट जो एक्ट है, जो क्या है साइबर क्राइम से रिलेटेड है, उनके बारे में बस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। थोड़ा सा नीचे कीजिएगा। आईटी एक्ट 2000 धारा 66E, बिना सहमति के किसी की निजी तस्वीर वीडियो खींचना या साझा करना दंडनीय अपराध है। दोषी को 3 वर्ष तक की कैद या 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, ठीक है। जो बातें, जिस चीज के लिए हमें क्या करना है, बचना है, यदि अनचाहे कोई ये चीज करता है आपके साथ, संहिता बीएनएस, डीप फेक और एआई के दुरुपयोग पर सख्त सजा और प्रावधान, डिजिटल साक्ष्यों को अदालत में पूर्ण कानूनी मान्यता। इसके बारे में भी डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे कि बीएनएस के अंतर्गत और क्या क्या चीजें हैं। डीप फेक और एआई का दुरुपयोग अभी हाल ही के समय में और ज्यादा बढ़ चुका है, आप सभी इससे अवगत होंगे। तो उन्हीं सारी चीजों को रोकने के लिए, उनका गलत इस्तेमाल रोकने के लिए बहुत सारे संहिता बनाए गए हैं, जिसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। एक बार और ऊपर कीजिएगा। तो वही चीज है, पहला जो एक्ट पढ़े धारा 66E, वो किसके लिए था? निजता का उल्लंघन। आपकी प्राइवेसी को अगर क्या कर रहा है, कोई डिस्टर्ब कर रहा है और वो आपके लिए कंसर्निंग है, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं आप? कोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट क्या करेगी? आपकी हेल्प करेगी। नीचे अश्लीलता के प्रसार, ऑनलाइन अश्लील सामग्री का निर्माण, प्रकाशन या ट्रांसमिशन भी अपराध माना जाता है, ठीक है। तो अगर आपके पास कुछ आता है, आपको पता है किसके माध्यम से किया जा रहा है, उसके ऊपर भी क्या हो सकता है? कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। नीचे एआई और साक्ष्य, डीप फेक, दुरुपयोग और डिजिटल एविडेंस पर बीएनएस ने अधिक स्पष्ट कानूनी मान्यता मिलती है। बीएनएस के अंतर्गत अभी 2023 में बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए हैं जो एआई और डीप फेक द्वारा जो भी वीडियोस और इमेजेस बनाई जा रही थी, उस पे क्या है? कठोर नियम बनाए गए ताकि क्या हो, उनका गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। नेक्स्ट, डीपीडीपी अधिनियम 2023, डेटा सुरक्षा का नया युग। डीपीडीपी का वहां नीचे फुल फॉर्म दिया हुआ है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। बीच में आपने सुने होंगे कि व्हाट्सएप पर बैन लग रहा है, कई सारे ऐप्स पे बैन लगाए गए थे, जिसमें टिकटॉक भी आया था और भी कई सारे ऐप्स थे जो क्या कर रहे थे, आपका कंसर्निंग प्राइवेट जो भी इंफॉर्मेशन थी उसे क्या करते थे, आपके कंसर्न के बिना लोगों तक क्या कर रहे थे, बेच रहे, ठीक है। जिससे क्या हो रहा था, इनडायरेक्टली आपको ये क्या हो रहा था, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा था। उसी चीज गवर्नमेंट के द्वारा डीपीडीपी एक्ट लगाया गया, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, जिसके अंतर्गत जो 3 मेन पॉइंट थे, वो क्या था? डाटा फिड्यूसरी, डाटा संभालने वाली कंपनियों की कानूनी जवाबदेही अब अनिवार्य है, वे मनमाने ढंग से डेटा का उपयोग नहीं कर सकते। मतलब कोई भी ऐप जब आपसे उस चीज की परमिशन मांग रही है, तो उसे वो परमिशन किससे चाहिए? अपने ऐप के इंटरफेस को आपके लिए और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए चाहिए। ये जिस भी चीज के अंतर्गत मांग रही है, तो वो क्या है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका मनमानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे पहले क्या होता था, कोई भी ऐप आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल लिया, तो क्या करता था, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल किसी थर्ड पार्टी को क्या कर देता था, शेयर कर देता था, कुछ पैसों के लिए, कोई भी चीजों के लिए। अब उन चीजों पर क्या है, सरकार ने कड़ी कार्रवाई की और ये एक्ट पास किया, जिसमें एक ये मुख्य बिंदु आता है। नेक्स्ट है बच्चों की विशेष सुरक्षा। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के डाटा के प्रसंस्करण के लिए माता पिता की सहमति अनिवार्य है। नेक्स्ट, राइट टू इरेजर, नागरिकों को अपना डेटा हटाने का अधिकार है। जैसे हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, व्हाट्सएप में हमारा डाटा, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, इंस्टाग्राम में हमारा डाटा है, और कई सारे ऐप यूज करते हैं, उनके पास भी क्या है, हमारा डाटा संचित करके रखा हुआ है। अगर हमारी इच्छा है और हम क्या चाहते हैं, उस पर्टिकुलर ऐप से अपना डाटा क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो सरकार क्या करती है, हमें अधिकार देती है कि हम क्या कर सके, उस डाटा को उस पर्टिकुलर ऐप से हटा सकते हैं।
ठीक है, ये सारी चीजें हमें क्या मिल रहा है, डीपीडीपी अधिनियम के अंतर्गत मिलता है। तो ये तीनों क्या है, मेन पॉइंट्स हैं, इन्हें आप लोग नोट कीजिएगा, ये आवश्यक है। तो ऑनलाइन सुरक्षा विशेष जागरूकता, गर्ल्स के लिए डिजिटल वर्ल्ड में कंसर्न और बढ़ गया है, उनके साथ क्या है, असामाजिक घटनाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। डिजिटल वर्ल्ड में भी क्या हो रहा है, शोषण का वो शिकार हो रही है, तो उन्हें बचाना आवश्यक हो गया है। पहला पॉइंट यहाँ पे क्या दिया है, ऑनलाइन ग्रूमिंग। अजनबी धीरे धीरे भरोसा जीतकर शोषण कर सकते हैं। अचानक उपहार, अत्यधिक तारीफ, निजी बातें, फोटो वीडियो की मांग और बातचीत को गुप्त रखने को कहना प्रमुख चेतावनी संकेत है। कई बार जब हम डिजिटल यूज कर रहे हैं, डिजिटल ऐप्स यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो नए कॉन्टेक्ट से मिलते हैं, तो छोटे बच्चों के साथ मैक्सिमम ये देखने को मिलता है, छोटी लड़कियां क्या करती हैं, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाती हैं, पहले तो क्या फेक नेम से बनाती हैं ताकि उनके घर वालों को पता ना चले, और फिर कई रैंडम कोई भी आया तो उससे चैट करना स्टार्ट कर देती है। तो नॉर्मली क्या करते हैं, कोई भी आया रहता है तो पहले क्या करता है, उनका विश्वास जीतता है, ऐसा दिखाता है कि मेरे अलावा तुम्हारे लिए कोई नहीं, ठीक है, हमसे ज्यादा हितैषी आपका कोई नहीं। इस तरीके से क्या करते हैं, पहले वो उनका विश्वास जीतते हैं, फिर उनकी जो भी बातचीत हुई रहती है उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, और बाद में कुछ समय के बाद जब बातचीत बंद हो जाए या किसी भी कारणवश क्या करने लगते हैं, फिर वो उनके ऊपर दबाव बनाने लगते हैं, ठीक है। अब वो क्या होती है, मेंटली फिर वीक होने लगती हैं, उन्हें दबाव फील होने लगता है, और फिर कई बार ऐसे क्या होता है, गलत कदम उठा लेते हैं। इन सारी चीजों से छोटी बच्चों को बचाना एक शिक्षक का भी क्या बनता है, कर्तव्य बनता है। पहचाने, पहले से पहचानना है, फिर सुरक्षित करें और साझा करें। एटिक्वेट मतलब समझते हैं, एटिक्वेट वर्ड जो होता है उसका अर्थ समझते हैं? नहीं, एटिक्वेट आचार, शिष्टाचार का अर्थ तो समझते हैं ना। एटिक्वेट मतलब क्या हो गया, ऑनलाइन जब आप प्रेजेंट हैं, ऑनलाइन में आपके क्या शिष्टाचार होने चाहिए। एक, इसमें सबसे प्रथम क्या लिखा है, भाषा की मर्यादा। भाषा की मर्यादा तो हमें वास्तविक दुनिया में भी और डिजिटल दुनिया में भी क्या करनी चाहिए, रखनी है। हमें अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। नीचे टैग और शेयर की सीमा, बिना अनुमति के किसी को टैग करना या उनकी फोटो साझा करना अशिष्ट व्यवहार है, दूसरों की सहमति सर्वोपरि है। नेक्स्ट, ऑनलाइन बहस में गरिमा, असहमति हो सकती है लेकिन अपमान नहीं, यही श्रेष्ठ डिजिटल आचरण। मतलब अगर हम किसी से ऑनलाइन संवाद कर रहे हैं और उसमें क्या हो जाए, असहमति हो जाए, सामने वाला किसी चीज को लेकर राजी नहीं होता है, उस परिस्थिति में हमें उसे अपमान नहीं करना है, ठीक है, असहमति ठीक है। दिया है स्क्रीन टाइम और मानसिक स्वास्थ्य, दिनों दिन क्या है, स्क्रीन टाइम बढ़ते जा रहा है, हमारा जो खुद का इन्वॉल्वमेंट है वो क्या है, बढ़ते जा रहा है। स्क्रीन टाइम जब बढ़ते जा रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, कई सारे डिप्रेशन का इशू हो जा रहा है, और कई सारे ऐसे इशू हो जा रही है, ठीक है, इससे हम क्या होते हैं, ग्रसित होते जा रहे हैं। यदि आप कोई ऐसे कार्य में हैं, जैसे आपके नेट में कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे काम हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम वैसे कार्य में हैं जिसमें हमें क्या करना है, उनका इस्तेमाल करना ही है, तो हमें क्या करना चाहिए, हर 20 मिनट बाद 20 फुट दूर, 20-20-20 नियम का क्या है, 20-20 मिनट का ब्रेक लीजिए, इसमें आप क्या करिए, कहीं भी कोई चीज दूर आपको दिख रही है उसके ऊपर क्या कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए 20 सेकंड तक, जिससे क्या होगा, आपकी आंखों को थोड़ा सा आराम मिलेगा। उसमें क्या दंड विधान दिया गया, ठीक है। तो अगर धारा 37 के अंतर्गत अगर कोई आपकी निजी तस्वीर वीडियो को आपकी सहमति के बिना रखता है या साझा करता है, 3 साल तक का कारावास, 10,000 तक का जुर्माना, दूसरी बात किया तो 5 साल तक का कारावास और 25,000 का जुर्माना। डिजिटल स्टॉकिंग, धारा 78, बार-बार संदेश, कॉल, ट्रैकिंग, धमकी या लगातार परेशान करने पर अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो सामने वाले पर 3 साल तक का कारावास और 10,000 तक का जुर्माना। नीचे कीजिएगा। हरासमेंट, हरासमेंट में भी एक्ट है कि अगर किसी को कोई डरा रहा है, धमका रहा है या अपमानित कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में भी अगर सामने वाला कंप्लेंट करता है उस और वो कंप्लेंट सही पाई जाती है तो दोषी को क्या होगा, 3 साल तक का कारावास और 5,000 तक का जुर्माना देना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है, पत्नी और पत्नी में समानता। हम जो कह रहे हैं वही चीज हमारे एक्शन में भी क्या होना चाहिए, दिखना चाहिए। प्रोफेशनल बाउंड्रीज बनाए रखना, जब हम स्टूडेंट के साथ मीटअप करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो एक बाउंड्री जो प्रोफेशनलिज्म की बाउंड्री होती है उसे क्या करना है, मेंटेन रखना है, ज्यादा क्या हो जाए, पर्सनल नहीं होना है। नई तकनीकों को पहले खुद सीखना, जो भी नई नई चीजें डेवलप हो रही है, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी एआई टेक्नोलॉजीज आ रही है, उन सब के बारे में अपने आप को क्या रखना, नॉलेज उन सब का रखना अपने पास, हम उनको क्या रखें, उन सबसे रूबरू रखें, ताकि बच्चों को भी क्या कर सके, हम उनके बारे में ज्ञान दे सके, उसके मेरिट और डिमेरिट बच्चों तक पहुंचा सके।
जजमेंट फ्री जोन बनाना। जजमेंट फ्री जोन मतलब यदि आपके पास कोई बच्चा आ रहा है और वो किसी तरीके से किसी भी समस्या से क्या है पीड़ित है और वो आप तक उस समस्या को साझा कर रहा है, तो आपको जज नहीं बनना। आपको पहले से जजमेंट ही दे देना है, बेटा तुमने किया है इसलिए तेरे साथ ये होगा। उसकी समस्याओं को समझना है और उससे उसके लिए जो भी पॉसिबल रिजल्ट आप दे सकते हैं उसे वो देना। छात्राओं की भाषा बोलना, उनकी डिजिटल दुनिया और संचार सीखें, समझें लेकिन प्रामाणिक रहें। मतलब उनके जो भी ट्रेंड चल रहा है बच्चों के बीच में, आज डेट में बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, बच्चों के बीच में जो ट्रेंड चल रहा है वो आप तक पहुंच जाता है, उसके बारे में जाने समझे, ठीक है। अगर उसमें कुछ डिमेरिट है तो उसके बारे में बच्चों को अवगत कराना या तो कर्तव्य बनता है। माता पिता को भी जोड़ना, तो सबसे अहम रोल यही है, सबसे मेन पॉइंट यही है कि जो इन्वॉल्वमेंट होगा माता पिता का वो सबसे मेन होने वाला है। हम सबके फोन में पैरेंटल कंट्रोल होता है, आप सब जानते होंगे। छोटे बच्चों को भी जब हम डिवाइस देते हैं तो उसमें भी पैरेंटल कंट्रोल होता है, लेकिन कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है। पैरेंटल कंट्रोल है क्या, पैरेंटल कंट्रोल में क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, किसी भी पेरेंट्स को नहीं पता रहता। सबको पता है कि उनके मोबाइल में पैरेंटल कंट्रोल है, कोई पता है, लेकिन पैरेंटल कंट्रोल में क्या क्या फीचर प्रोवाइड की जा रही है वो नहीं पता सामने वाले, ठीक है। तो ऐसे क्या किया जाए, बच्चों टीचर्स को पेरेंट्स के साथ क्या करना चाहिए, वार्तालाप करना चाहिए, जिसके माध्यम से क्या करना चाहिए, उन्हें इन सारी चीजों के बारे में बताना चाहिए। पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट के बारे में भी पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए। कंटिन्यूअस लर्निंग, टीचिंग जो आप सब जान रहे हैं, कंटिन्यूअस लर्निंग क्या है, आए दिन कुछ ना कुछ नया आते रहता है, तो हमें क्या है वो सारी चीजें सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। छात्रों को मेंटर बनाना, छात्रों का नेतृत्व करने और दूसरों को जागरूक करने के लिए प्रेरित करें। डेटा और प्राइवेसी का सम्मान करना, वह है ऑनलाइन शिष्टाचार मेंटेन रखना है। समय प्रबंधन, जब भी हम कोई भी डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं तो समय प्रबंधन पर ध्यान देना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, सुरक्षित पासवर्ड, तो ये सब जान रहे हैं, जब भी आप कोई नया अकाउंट बना रहे हैं, कोई भी चीज बना रहे हैं, तो आपको ऐसा पासवर्ड बनाना चाहिए जो आसानी से क्या हो, क्रैक ना किया जा सके, हैक न किया जा सके। व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा, जब भी आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें वही परमिशन दें जो नीडेड हो उस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए। हर परमिशन नीडेड नहीं होता है जब हम कोई भी ऐप को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो हमसे सारी परमिशन ले लेता है, ठीक है। जो मिनिमम नीडेड परमिशन है वही क्या करें आप अलाउ करें।